नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो किसानों और मजदूरों के दास बनकर हमेशा उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। नाम है उनका गुरदास दास गुप्ता। आप सीपीआई के पुराने धुरंधरों में से हैं। गुरदास जी, मुहामुही में आपका स्वागत है। नमस्कार। लेकिन आपसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। आमतौर पर एक साधारण सी धारीदार कमीज में नजर आने वाले गुरदास दास गुप्ता का चेहरा भारतीय राजनीति के उन चेहरों से अलग है जो संसद और विधानसभाओं के गलियारों तक सिर्फ इसलिए पहुंचना चाहते हैं ताकि 7 पुश्तों के लिए दौलत इकट्ठा की जा सके और तरह तरह के धंधे चलाए जा सकें। गुरदास दास गुप्ता इस वक्त पश्चिम बंगाल की घटल लोकसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हैं और किसानों और मजदूरों के बड़े नेता भी। AITUC के राष्ट्रीय महामंत्री की हैसियत से देश भर के सारे किसान मजदूर यूनियनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। गुरदास दास गुप्ता अपने रहन सहन में जितने सीधे और सादे हैं, उतनी ही मीठी उनकी जुबान है। जब वे हिंदी बोलते हैं तो लगता है जैसे एक एक शब्द पश्चिम बंगाल की मशहूर मिष्टी दोई में डुबोकर निकाला हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरदास दास गुप्ता गरजना नहीं जानते। जनता के मुद्दों पर पार्लियामेंट में तो मुखर रहते ही हैं, उनके सियासी भाषणों में भी पूरे तेवर होते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। लेफ्ट मोर्चे के पास इस वक्त सिर्फ 22 लोकसभा सदस्य हैं। उनमें भी सीपीआई के पास सिर्फ 4। बिहार में तो सीपीआई का सिर्फ 1 विधायक बचा है। गुरदास दास गुप्ता से पतन की इस कहानी पर तो सवाल पूछेंगे ही, यह भी पूछेंगे कि प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने के सवाल पर वाम मोर्चा 2 फाड़ क्यों हो गया। नक्सलवादियों के प्रति वामपंथियों के इजहार इश्क पर भी सवाल होंगे तो अन्ना हजारे को पागल कह देना कौन सी राजनीतिक मर्यादा है, यह सवाल भी बनता है। क्या मनमोहन सिंह कॉरपोरेट घरानों के हाथों बिक चुके हैं? क्या ममता बनर्जी बंगाल में डिक्टेटरशिप चला रही हैं? क्या नीतीश कुमार बिहार में सुशासन का ढोंग रच रहे हैं? क्या हिंदुस्तान में एक भी राज्य ऐसा है जहां गरीबों के हित में सरकार चलाई जा रही है? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो गुरदास दास गुप्ता से पूछेंगे और कम्युनिस्ट पार्टियों की आगे की सियासत का रास्ता समझने की कोशिश करेंगे। गुरदास जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे मैं यही कर लेता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र में मंत्री, सांसद और विधायक जनता के दास होते हैं या उनके आका होते हैं? जनता को दोस्त होते हैं, जनता से प्यार लेते हैं, जनता को प्यार देते हैं और जनता को प्यार लेते हुए उनको मुसीबत का हाल करने के लिए जिंदगी भर मैदान में उतार करके लड़ते हैं। जो परिभाषा आप दे रहे हैं, आपको लगता है कि उस परिभाषा पर आज के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक वो खरे उतर रहे हैं? थोड़ा बहुत बदल है जरूर जी, लेकिन ये हम नहीं बोलेंगे। हम जो बोल रहे हैं सब यही तरीके का नहीं है। तो आपकी बात यह है कि नेता, मंत्री, विधायक, सांसद ये जनता के दोस्त होते हैं, आका नहीं होते हैं? नहीं। तो अगर ये आका नहीं होते हैं तो ये आए दिन जनता के हितों पर डाका क्यों डाल रहे हैं? हमारा देश में राजनीति और पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, काला धन का प्रभाव हो रहा है जी, कॉरपोरेट को इन्फ्लुएंस हो रहा है। जो आदमी, जो नौजवान जनता को प्रॉब्लम समझते हैं जी, मुसीबत को देखते हैं, जिंदगी से जिनको संपर्क है, लड़ाई का नेता का हिसाब से पुलिस को डंडा खाते हुए, जेल जाते हुए, जनता को लिए सैक्रिफाइस करते हुए जी, जिन्होंने ऊपर में आते हैं, नेता बनते हैं, उन्होंने एक किस्म है। और जो परिवार तंत्र का हिसाब से नेता बनते हैं जी, उनका कैटेगरी अलग है। और जिन्होंने नौकरी से रिटायर करने बाद राजनीति करते हैं, नहीं तो पिता को आशीर्वाद लेकर के राजनीति करते हैं, वो अलग है। जी, अंतर तो रहेगा जरूर। गुरदास जी, आपने कहा कि काले धन का असर जो है भारत की पॉलिटिक्स में बढ़ गया है।
कॉरपोरेट घरानों के हितों से लोग काम कर रहे हैं, परिवारवाद जो है हावी हो रहा है। तो इन चीजों के खिलाफ जो इन दिनों सबसे ज्यादा मुखर लोग हैं, जैसे अन्ना हजारे हैं, रामदेव हैं, उन लोगों से आप लोग सहमत नहीं होते? अन्ना हजारे को तो आपने एक बार पागल तक कह दिया। पहले रामदेव को हम मानते नहीं जी, उन्होंने पैसा बनाने वाला आदमी है जी, उन्होंने भगवान को पूजा करते थे, अभी उनको मालूम हो गया जनता को पूजा करेंगे। हम अन्ना बाबू को अलग हिसाब करेंगे, लेकिन अन्ना बाबू को 4-5 जो आदमी हैं उन्होंने सब ठीक रास्ता में चलने वाला आदमी नहीं है। और अन्ना जी करप्शन का, चोरी का खिलाफ लड़ते हुए पूरा पार्लियामेंट को गाली देते थे, ये बात भी ठीक नहीं है। उन्होंने बोलते हैं एमपी को जाकर के घेरो, एमपी उनको एजेंडा पर साइन नहीं करेंगे तो उनको घर के बाहर नहीं आने दो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र में अच्छा भी है, खराब भी है, जन विरोधी भी है, जन विरोधी भी है। सबको एक साथ दुश्मन बनाने का काम उन्होंने कर रहे थे। सबको एक साथ पूंजीपतियों का दलाल बोल रहे थे, घूसखोरी करने वाला आदमी का हिसाब से चिन्हित करते थे, वो ठीक नहीं। तो इसलिए आपने खिलाफ पागल कहा? हम पागल नहीं बोला, हम बोला जे फादर ऑफ द नेशन दो नहीं है, एक ही है। महंगाई, काला धन, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे कभी आपके हुआ करते थे। आप बैकफुट पर चले गए, और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि ये रामदेव जैसे लोगों के बारे में आपने कहा कि वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और वो लोग जो है फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, तो ये तो कहीं आप कमजोर पड़े, इसीलिए तो उन लोगों को सामने आकर इतना बड़ा वो मौका मिल गया। ये हम मानते हैं आपको जे बाया बाजू ताकत हम लोग कुछ थोड़ा बहुत कमजोर, लेकिन दुश्मनियों के खिलाफ लड़ने का जिम्मेदारी और लड़ने का काम सिर्फ बाया बाजू का नहीं है। बाया बाजू पार्टियां छोड़ करके भी बहुत आदमी हैं जिन्होंने यही परिस्थितियों को मुकाबला करने चाहते हैं। एक मिसाल आपको दे, आज हिंदुस्तान में मजदूरों को जितना यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस, सब आज इकट्ठा हो गया, पहले नहीं हुआ था। INTUC जिनको साथ कांग्रेस को संपर्क है, BMS जिनको साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क है, DMK का ट्रेड यूनियन, सब ट्रेड यूनियन इकट्ठा हो चुके हैं 1.5 साल से। हम लोग 28 फरवरी हड़ताल किया, जबरदस्त हड़ताल किया। परसों हमारा मीटिंग था, हम लड़ाई को और ऊंचा में ले जाने के लिए फैसला किया। 4 सितंबर तालकोटरा में हमारा कन्वेंशन होगा। हम चिंता कर रहे हैं, फैसला नहीं किया, हम चिंता कर रहे हैं, 2 दिन का हड़ताल करेंगे। हम चिंता कर रहे हैं, 3-4 दिन के लिए हम दिल्ली को घेरेंगे। लेकिन आपको लगता है कि क्या हड़तालों से अब इस देश में कोई लॉन्ग टर्म लड़ाई जीती जा सकती है? आजादी के जो लड़ाई हम लोग जीते हैं, 1947 में जो आजादी मिला था, वही आजादी में कितना आदमियों को जेल में जाने पड़ा, कितना बार हड़ताल हुआ, कितना बार असहयोग हुआ, कितना बार गोली चले। जनता को संघर्ष करने के लिए मैदान में उतारने होगा, और संघर्ष करने का हड़ताल के अलावा, काम रोकने के अलावा क्या हमारे लोकतंत्र में अपनी मांगों पर सरकार पर दबाव बनाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? ये पूरा दुनिया में होता है। जापान के बारे में हमें जानकारी है कि जब वहाँ लोगों को जन दबाव बनाना होता है, सरकार की नीतियों से विरोध होता है, तो लोग वहाँ ज्यादा काम करते हैं, काम रोकने की बजाय। ये तो सब भाषण देने का बात कर रहे हैं आप। मनमोहन जी ऐसा भाषण देते हैं हमारा पार्लियामेंट, वो बात छोड़िए। खुद अमेरिका में देखिए, अमेरिका में वॉल स्ट्रीट में हजारों मजदूर कारखाना छोड़ करके, हड़ताल करके नारा उठा रहे हैं, नो बेल आउट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड नो सेल आउट ऑफ पेंशन। पेंशन को कटौती कर रहे हैं वो लोग, मंदी को मुकाबला करने के लिए उनको खिलाफ जनता हड़ताल करके लड़ रहे हैं। फ्रांस में 1 दिन नहीं 3 दिन का हड़ताल हुआ, और 3 दिन का हड़ताल होने का कारण पेरिस शहर बंद हुआ था, पूरा बंद हुआ था। हड़ताल ग्रीस में होता है, हड़ताल इटाली में होता है,
हड़ताल यूरोप में होते हैं, आज नहीं। जब दुनिया में पूंजीवाद का जन्म हुआ वही दिन से हड़ताल करके विरोध करने का लाइन मजदूर का सामने एक लाइन है। ठीक है, इज हिस्ट्री। ठीक है गुरदास जी, किसानों के यूनियन, मजदूरों के यूनियन इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टियों का बिखराव जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये लेफ्ट पार्टियां कब इकट्ठा होंगी? चारों जो लेफ्ट पार्टियां, चारों दो किस्म का लड़ाई हो रहा है। जी। चारों लेफ्ट पार्टी इकट्ठा होकर के 5 दिन का धरना कर रहे हैं जी। 30, 31, 1, 2, 3 जी। पूरा देश में कर रहे हैं, बिहार में भी होगा। देखिए एक बात आपको बोले, जनवादी सिस्टम में जी। सरकार को नीतियों को बदलने के लिए दबाव डालने चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, लड़ाई करना। और लड़ाई हम करेंगे, उसका असर चुनाव में होगा। बात लड़ाई की चल रही है तो, और एक चुनाव की चल रही है तो एक चुनाव की बात मैं तत्काल कर लेता हूं। राष्ट्रपति का चुनाव भी होने जा रहा है। आपके मोर्चे के 2 दल प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी पार्टी समेत जो है 2 पार्टियां जो हैं वो वोटिंग से बाहर रह रही है। तो ये कैसी एकता है और कैसी लड़ाई है? देखिए पार्टी तो अलग है जी। हमारा इकाई है, लेकिन 1-2 मुद्दा भी आ सकते हैं जो मुद्दा में हम लोग सहमत नहीं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक विषय है जो विषय के ऊपर सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक से हम लोग सहमत नहीं। सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक, उनको, वो भी तो कम्युनिस्ट है ना। देखिए एक विशेष मुद्दा को लेकर के हमारा अंदर विरोध हो सकता है, इसका माने ये नहीं है कि सार्वत्रिक राजनीति को लेकर के हमारा अंदर एकता नहीं है। लिबरलाइजेशन का जो पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक का जो पॉलिसी, उसको खिलाफ हम एक साथ लड़ेंगे। आज ही हम खबर मिला, सरकार डीजल का दाम 5 रुपया बढ़ाने का चिंता कर रहे हैं जी। हम सुन रहे हैं, सरकार बोल रहे हैं। जो आदमी लोग सरकार चलाते हैं, मंत्री लोग थोड़ी सरकार चलाते हैं। मनमोहन जी वित्त मंत्री होंगे जरूर, लेकिन सरकार चलाए, वित्त मंत्रालय के चलाएगा तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया या रंगराजन। उन्होंने बोल रहे हैं जे सब्सिडी बंद होना चाहिए। उन्होंने बोल रहे हैं जो पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस का दाम बढ़ाओ। उन्होंने बोल रहे हैं एफडीआई को रिटेल ट्रेड में ले आओ। और प्रेसिडेंशियल चुनाव का बाद देखेंगे सरकार और ज्यादा दाहिने जा रहे हैं। तो हमारा हिंदुस्तान में सरकार दाहिने जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के दबाव के सामने झुक रहे हैं, अमेरिका को साथ दोस्ती कर रहे हैं। ये हमारा देश के लिए बहुत खतरनाक है। हमारा जनता को हित में जो रुपया बजट में एलोकेट किया गया था नारेगा के लिए, ICDS के लिए, आवास निर्माण के लिए, वो पैसा को कटौती हो रहा है। 90,000 करोड़ रुपया उन्होंने वापस कर रहे हैं। मैंने इसीलिए वो सवाल पूछा कि जिस पॉलिसी की आप निंदा करते हैं, जिस पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज करते हैं, उस पॉलिसी के स्क्रिप्ट राइटर, उस पॉलिसी के इंजीनियर जो हैं, उनको आपके मोर्चे के 2 दल सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं से आपको नहीं लगता कि आप लोग भी परोक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप तटस्थ हो गए हैं। आप ना प्रणब मुखर्जी का साथ देंगे, ना आप पीए संगमा का साथ देंगे। हम लोग तटस्थ नहीं हुआ भाई। जी। एक बात पहले समझ, आपके वोटिंग से बाहर रहने से प्रणब मुखर्जी को ही तो अल्टीमेटली फायदा होगा चुनाव में। सुनिए हमारा प्रॉब्लम क्या है। जी। हम लोग प्रणब बाबू को समर्थन नहीं कर सकते हैं, कारण जो नीति लेकर के उन्होंने चल रहे थे, उनको नीति को खिलाफ हम अंदर में लड़ेंगे और जब बाहर जाकर के उनको वोट देंगे। इस विरोधिता को हम मानने के लिए तैयार नहीं। तो पीए संगमा को क्यों नहीं सपोर्ट कर दिया आपने? वो तो आदिवासी नेता है। नहीं, पीए संगमा को समर्थन व्यक्ति का तौर हिसाब से हम उनको समर्थन करने के राजी है जी, लेकिन बीजेपी को समर्थन हम भी नहीं करना चाहते। तो बीजेपी का कैंडिडेट है भी नहीं। बीजेपी का ही वो कैंडिडेट है जी। वो पीछू का दरवाजा से आ रहे हैं जी। उनका नाम पहले तो बीजेपी तय किया था, लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया था और किसी आदमी को और किसी सरकार को देकर के अनाउंस करके वो छोड़ दीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में आप क्या करेंगे दादा? अभी तो कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है। क्या हामिद अंसारी के साथ जाएंगे? हमारा पास प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे।
विचार करेंगे, मतलब हामिद अंसारी के लिए आप ओपन हैं? नहीं, हम ये कोई नाम पर ऊपर अब नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं जो आदमी गैर कांग्रेसी होगा जी, और जो आदमी का छवि अच्छा होगा। दो नाम जो है तृणमूल कांग्रेस ने भी सुझाए हैं, एक महात्मा गांधी के जो पोते हैं गोपाल कृष्ण गांधी, और एक जो सुभाष चंद्र बोस की रिश्तेदार हैं कृष्णा बोस। ये दोनों नाम आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, हमारा मीटिंग नहीं हुआ जी, जी। हमारा मीटिंग होगा 18 तारीख। इसका पहले नाम सब आएगा, इसका बाद विचार हम करेंगे, विचार करके आपको बताएंगे। कृष्णा बोस बंगाल की भी हैं, सुभाष चंद्र बोस की रिश्तेदार भी हैं। बंगाल का है, हम बंगाली है, उसको माने क्या है, बंगला से आने वाला सबको हम समर्थन करेंगे। हम बंगाली है जरूर जी, लेकिन हम तो पहले भारतवासी है जी, जी। और प्रेसिडेंट तो हिंदुस्तान को बनेगा, आपकी इस बात बंगाल को तारीफ नहीं है। बनेगा। जी, जी। तो हम तो बिहारी भी है, हाँ, हाँ, हमारे पिताजी बिहार में रहते भी। जी, और आपको मुताबिक हम बहुत बहुत टूटा फूटा हिंदी नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, आपकी हिंदी बहुत मीठी हिंदी है, और बंगाल की जो मिष्टी दोई है, मुझे लगता है कि उसमें घोल कर आप जो है हिंदी बोलते हैं। आप तो देखते हैं हम पार्लियामेंट में हिंदी बोलना शुरू कर दिया। जी। गुरदास जी, अभी आपसे ये बातचीत जारी रहेगी, बिहार से जुड़े कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गुरदास दासगुप्ता से पूछेंगे कुछ और पैने सवाल, कुछ और नुकीले सवाल, और साथ ही वो चंद सवाल जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।